हमारे आगे दो बंदे बैठे हुए थे जो कि हमारे टीचर्स की तरह थे। एक की उम्र 72 साल थी, एक की उम्र 70 साल थी। दोनों रोने लग गए। जस्ट मैंने सवाल पूछा और रोने लग गए। सवाल सिंपल ये था कि आपकी जो भी उम्र है, कभी आपने गौर किया कि आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? अच्छा, उसमें लोग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देंगे, मेरी ज़िंदगी का मकसद है मैंने इबादत करके अल्लाह ताला को खुश करना है। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं आप, और ये बात नॉलेज की बेस पे कर रहे हैं, नोइंग की बेस पे नहीं कर रहे। देखें ना, अगर मेरी ज़िंदगी का मैंने ये दरवाज़ा खोलना है और दरवाज़ा भी मैंने खोलना है, तो आप जो मुझे करते रहे मैं सीधा जाकर दरवाज़ा खोलूँगा, मुझे कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। अच्छा, अगर हमारा ये ज़िंदगी का पर्पस था तो ये असल में हमारे सिर्फ दिमाग में था, एक्चुअली हमारे एक्ट में नहीं आया। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, आप दिल में अभी सोच के देखें कि आप इस दुनिया में आए हैं, मैं इस दुनिया में आया हूँ। हमारी ये जो आपने एम की बात की है, यकीन करें मुझे तो ये तजुर्बा हुआ है मुख्तलिफ वर्कशॉप्स कंडक्ट करा के, जिसमें डॉक्टर साहब जैसे पढ़े, ये सुपरवाइज़र वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे फर्दर ट्रेन करना है। इनकी वर्कशॉप का भी मैं लेता हूँ ना, कि उनसे ये पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, हम में से अक्सरियत को पता ही नहीं है खुद के मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। आप कोई ऑब्जेक्टिवली अपने दिल में खुद सोचें और सोच के बताएं कि मेरी ज़िंदगी का, अब बताएं ना, अपने आप को खुद ही बताएं। मैं ज़रा किसी को कंपैरिजन नहीं करना चाहता। तो हम में से अक्सरियत के पास कोई जवाब नहीं होगा, या अगर कोई जवाब होगा तो वो बिल्कुल एक वेग जवाब होगा जो हमने सुना हुआ है लोगों से कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है हमने अल्लाह की इबादत करनी है, ऐसे करें। अच्छा, लेकिन हमें एग्जैक्टली उसका पता नहीं होगा। अच्छा, और अगर वाकई पर्पस होता तो फिर हम इतने इबादत गुजार होते या मेरी ज़िंदगी का मकसद मैंने इंसानियत की खिदमत करनी। हमारे जो डॉक्टर आते हैं ना, फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे, तो ये यहाँ के ग्रेजुएट रमशा है और बाकी जो, तो इनसे पहले जब मैं यहाँ प्रिंसिपल था तो जो भी फर्स्ट ईयर आती थी ना, तो आई यूज़ टू, बाकी मेहमानों को दो बेटा, अच्छा, हम हर एक से, मैं हर बच्चे से इंटरव्यू का, एक बच्चा, जो फर्स्ट ईयर में 300 बच्चे हैं सबको सामने बिठा के आई यूज़ टू टॉक टू दैम। 3 साल मैंने ये किया जितना मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। 3 बैचेज आए थे, और उनके साथ जब मीटिंग करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों डॉक्टर बन रहे हो, उनमें अक्सर कहते हैं मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा, आप जिसकी खिदमत करना चाहते हैं उससे कभी मुलाकात हुई है आपकी? मिसेस इंसानियत देखी आपने कहीं? कभी आपसे मिलने आई है कोई इंसानियत जिसकी आपने खिदमत करनी हो? कहते नहीं। फिर मैं कहाँ, किसकी करोगे खिदमत? तुमने तो इंसानियत कभी देखा, कभी इंसानियत को? ये हमारे ज़हन में एक वेग आइडिया है। वही बंदा जो कह रहा है ना मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा, उसी का मोटरसाइकिल अगर किसी साइकिल पे लग गया ना तो उसको चपेड़े मारने लग जाएगा। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि इंसानियत जब भी आएगी वो इंसान की शक्ल में आएगी। तो वो जो साइकिल के साथ जो मोटरसाइकिल लगा है, जिससे आपकी बत्ती टूट गई है, जिस पर आपने नाराज़ होकर उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं, वो है असल में इंसानियत। तो इसलिए जो आपने बात की ना सर, एम ऑफ लाइफ की, ये भी मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम भी कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने जहन में सोच लें कि मैं दुनिया में आया हूँ यार, और मेरे यहाँ दुनिया में आने के लिए, देखें अगर आप एवोल्यूशन की थ्योरी को देखें, एवोल्यूशन जो सारी हुई है, तो इस पूरी जो अल्लाह ताला की एक सनाई है और उसकी जो आसन तकवीम है, पता नहीं कितनी एनर्जी लगी है हम एक इंसान पैदा करने के लिए। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी मशीनरियाँ हैं, इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कोई मशीनरी है ही नहीं जितनी आपकी है। यानी जो अंदर एक गुर्दे के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है, उसके बकदर जो डायलिसिस मशीन होती है जो गुर्दे को साफ़ करती है, वो एक इन्फीरियर दर्जे के गुर्दे को साफ़ करती है, और वो इतनी बड़ी मशीन होती है। मेरा ख्याल है इस पूरे घर जितनी एक मशीन चाहिए जो गुर्दे के इक्विवेलेंट, फिर भी वैसा काम नहीं कर सकती। तो ये जो हम सब, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन बनाई है, आखिर मुझे ये मिली है, इसका पर्पस क्या है? ये होमवर्क है आपका। और अपने जहन में, अगर आपके जहन में अभी कुछ चीज़ आती है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं आती तो मेरी ये आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश होगी कि आप मुझे कहेंगे आप बताएं जी आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, या तो मेरी ज़िंदगी के मकसद के पता लगने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अगले 5 मिनट में आपको ज़िंदगी का मकसद बताने के गाइडलाइंस बता देता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या पता आपका क्या मकसद है, मुझे नहीं पता क्या मकसद है, लेकिन जो भी मकसद बनाए ना जी, उसकी 4 गाइडलाइंस हैं। और अगर आपने अभी सोच रखा है अपने दिमाग में कोई मकसद, तो देख लीजिएगा कि ये 4 गाइडलाइंस पूरी होती हैं कि नहीं होती। पहला मकसद ये है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकती। योर नीड कैन नॉट बी योर पर्पस। तो लिहाजा अगर आपने दिल में आपने ये सोचा था
मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं एक बहुत बड़ा सा घर बना लूँ, तो ये नाजायज़ बात नहीं है ये सोचना, मगर ये क्या है, ये आपकी ज़रूरत है ना, तो ये आपका पर्पज़ नहीं हो सकता। इसी तरह जो भी आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है ना सर, अगर वो नीड है आपकी तो वो पर्पज़ नहीं है और उसमें आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। अच्छा क्यों भला? क्योंकि घर तो आप बना लेंगे, जब आपने घर बना लिया तो आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। फिर जिस दिन आप घर का इफ्तिताह करें उससे अगले दिन आपको फौत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए जो भी आप ज़िंदगी का मकसद बनाए ना, उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि दिस शुड नॉट बी योर नीड। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि जो भी आप पर्पस बनाएं वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी वो पर्पस 2 साल में पूरा नहीं होना चाहिए, 4 साल में नहीं पूरा चाहिए। वो पर्पस ऐसा होना चाहिए जो आपके मौत के बाद भी चलता रहो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद है, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से तो पर्दा फरमा गए, मगर मोमेंटम उस पर्पस, तो ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ा मकाम है ना। लेकिन आप जो भी अपना मकसद बनाएं, अगर वो टाइम बाउंड आपने बना लिया ना पर्पस, तो कुछ अरसे के बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वेस्ट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। 25% अमेरिकन एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो फ्लॉक्सेटिन खाती है, गोलियां खाती है। क्यों भला? क्योंकि उनकी जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो जितना भी बड़ा बना लें, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि वो पर्पस वो अचीव कर लेते हैं। तो लिहाजा अगर आपने कोई ऐसा पर्पस बनाया अपनी ज़िंदगी का जो कि आपकी ज़रूरत थी, या ऐसा पर्पस बनाया जो कि टाइम बाउंड था, तो पर्पस पूरा होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक सेंस हॉलोनेस आएगी, खुदकुशी का ख्याल आएगा, मकानों से कूदने का ख्याल आएगा, ड्रग्स का ख्याल आएगा, अल्कोहल पीने का ख्याल आएगा, नशा करने का ख्याल आएगा, गोलियों के बगैर नींदें नहीं आएंगी। पाकिस्तान में भी एंटीबायोटिक्स के अलावा एंटीफाइटिक के बाद जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी हाइपरटेंसिव। देखिए आप फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी बात ऑथेंटिक है, तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आप आज ज़रूर इस बात को प्लीज़ होमवर्क कीजिएगा इशा की नमाज से पहले कि जो आपने ज़िंदगी का पर्पस बनाया है कहीं वो आपकी नीड तो नहीं है, और नंबर 2 क्या वो टाइम बाउंड तो नहीं है। और जो तीसरा जो पर्पस है ना, तीसरा जो है इंग्रेडिएंट, अगर वो नहीं होगा तो वो आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होगा। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे फुलफिल्ड नहीं जाएंगे। जब हमें पकड़ के ले जाया जाएगा ना तो हम कहेंगे मैंने नहीं जाना, क्योंकि रजे हुए नहीं होंगे हम। तीसरा ये है कि जो भी आपकी ज़िंदगी का पर्पस है, उस पर्पस को हासिल करने के लिए आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के नतीजे में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेनिफिशियरी सिर्फ आप खुद ना हो, बल्कि आपके अलावा दूसरे लोग भी उसके बेनिफिशियरी हों। यानी जो कुछ आपने अचीव किया ज़िंदगी में, उसका फ़ायदा उठाने वाले 10, 15, 20, 25, 40 और भी होंगे। बस मैं अब्दुल सत्तार ईदी की बात करता हूँ। अब्दुल सत्तार ईदी का जो भी पर्पस था वो तो अल्लाह जानता है वो है, लेकिन उसके बेनिफिशियरी कितने हैं? कायदे आज़म के बेनिफिशियरी कितने हैं? अल्लामा इकबाल के बेनिफिशरीज़ कितने हैं? यानी उनके कितने बेनिफिशरीज़ हैं? जो अपने हैं यूरोलॉजी वाले, सूट्स वाले, क्या नाम बोला उनका? अदीब रिजवी साहब। अदीब रिजवी साहब हमारे उस्तादों की तरह हैं, मतलब मुझे जानते भी हैं पर्सनली। उनके बेनिफिशरीज़ कितने आप देखें, उनके काम के कितने बेनिफिशरीज़ हैं। तो मैं और आप जो अपने अदीब असलम साहब या अब्दुल सत्तार ईदी साहब या जो भी जो बड़े बड़े हमने नाम लिए हैं जिस दुनिया में, जिन्होंने पेंसिलिन ईजाद की, जो उन्होंने केटू सर किया, जुनैद बगदादी और जो ना शिवली नुमानी और बड़े बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं मौलाना मौदूदी, जिन्हें जो भी बड़े बड़े हमारे उलमा हैं सारे और बड़े लोग हैं, जिस तरह जिस पोटेंशियल के साथ वो पैदा हुए थे उसी पोटेंशियल से मैं और आप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आज की हमारी मीटिंग से अगर हम सिर्फ एक पेपर वर्क आज रात को यही कर लें, आज ये डिसाइड कर लें, कल कर लें, परसों कर लें कि मेरी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। और मैं बिल्कुल नहीं आपको बताता क्या पर्पस है, आप खुद फैसला करें, इट्स अप टू यू। लेकिन उसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स हों। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वो आपकी ज़रूरत ना हो। नंबर 2, अच्छा इसका ये मतलब नहीं ज़रूरत के लिए काम नहीं करना, ज़रूरत के लिए करें, मगर वो पर्पस नहीं है आपका, वो आपकी नीड है, आप उसके लिए मेहनत करें जितनी मर्जी। नंबर 2, वो टाइम बाउंड ना हो।
और नंबर 3 ये है कि उसके बेनिफिशियरी और। तो मैं ये कहना चाहूँ सर, ये अगर हम ले आएंगे ना जी, फिर हमारी सारी की सारी एफर्ट जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। असल में ये क्वेश्चन